नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर। आधुनिक भारत जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हैं, जो तिथियां हैं, जो तिथि क्रम में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई हैं उन तिथियों को लेकर के। तो आज हम 1905 से जो आधुनिक जो हमारा भारत का स्वतंत्रता का मुख्य रूप से जो संघर्ष शुरू होता है 1905 के बाद से, तो 1905 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में सबसे प्रमुख जो घटना होती है, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। जो 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में बनता है और उसके बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि शिक्षा के क्षेत्र में था और इसको लागू किया गया। उसके बाद जो हम पॉइंट से बात करने वाले शुरुआत होगी 1905 से। 1905 जो भारत का आधुनिक इतिहास है, आधुनिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना होती है, जो एक भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में जो अपनी महती भूमिका निभाती है, वो है 1905 बंगाल का विभाजन। जी हाँ, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है और लॉर्ड कर्जन जो समय थे, उनके गवर्नर थे वहाँ के, तो उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कराया। और एक 1905 का जो समय है भारत के जो इतिहास में बंगाल प्रेसिडेंसी, उड़ीसा और बिहार, इनको लेकर के बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और यहाँ से भारत की स्वतंत्रता की चिंगारी और जो दबे स्वर में थी वो फूटती है। और इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो 1906 का हमारा जो मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है। मुस्लिम लीग जानते हैं आप कि मुस्लिम लीग का अपना जो इतिहास शुरू होता है वो 1906 से शुरू होता है और 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संस्था के रूप में आया था, एक संगठन के रूप में आया था, उसके बाद भारत में एक नई, एक आगे जाके पार्टी के रूप धारण करेगी और ये है मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1907। 1907 जो भारत के जो कांग्रेस के अधिवेशन के समय में सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है जो 1907 की है। 1907 की जो घटना होती है, इसमें सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में फूट हो जाती है और कांग्रेस में फूट गर्म दल और नरम दल को लेकर के होती है। कुछ लोग जो उदारवादी रूप से स्वतंत्रता को हासिल करना चाहते हैं और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो एक सख्त रवैये के साथ भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो होती है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, इसको फूट बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद जब कांग्रेस का विभाजन के बाद जो घटना आगे होती है उसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जो 1909 में आता है। और इस मार्ले मिंटो सुधार के तहत भारत में विभिन्न प्रकार के जो भारत का जो ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जो नियम कानून बनाए जा रहे थे, उसी की कड़ी में 1905 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया। इसके तहत विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए। आगे हम लोग देखेंगे 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और इसमें 1911 में ब्रिटिश जो सरकार है वहाँ पर वहाँ के जो प्रतिनिधि के रूप में जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली दरबार उनके उसमें आयोजित किया जाता है। और इसी दिल्ली दरबार, इसी जॉर्ज पंचम के भारत आने के आगमन के उसमें जनगण मन अधिनायक जय हे, जो हमारा राष्ट्रगान है, इसको गाया गया था और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। इसके बाद जो 1912 में राजधानी का कोलकाता से और दिल्ली में परिवर्तन हो जाता है। 1916 मुस्लिम लीग का निर्माण, मुस्लिम लीग नहीं, होम रूल लीग। होम रूल लीग मतलब है होम रूल लीग। होम का मतलब हम लोग अपने खुद का, होम का मतलब होता है घर, मतलब हम अपने देश का खुद का एक नियम चलाएंगे और हम अपने देश के नियम कानून खुद बनाएंगे, इसको होम रूल लीग बोला जाता है। इसमें दो लोगों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, जो 1916 में होम रूल लीग नाम से प्रचलित हुआ। आगे 1916
मुस्लिम लीग, एक और घटना होती है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है 1916 में, जिसको लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। अंबिकाचरण मजूमदार जो लखनऊ अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे, उसी दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता होता है। इसके बाद आगे जो घटना होती है 1917 में, चंपारण, महात्मा गांधी का चंपारण में आंदोलन। महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं और उसके बाद जो महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह था, जो आंदोलन था, वो 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन था। चंपारण बिहार में पड़ता है और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने तिनकटिया प्रथा के लिए लोगों के साथ आंदोलन किया और इस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने लगे। उसके बाद 1919 रॉलेट एक्ट, इसी रॉलेट एक्ट और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कानून की वजह से जो घटना होती है, जो तीसरा जो पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1913 को रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और उनके समर्थकों के बीच जो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद अमृतसर, जो कि जलियांवाला बाग एक स्थान है, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और जनरल डायर द्वारा वहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसमें जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसी को रॉलेट एक्ट कहा गया और इसी रॉलेट एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना होती है। उसके बाद आगे आता है हमारा 1920 में खिलाफत आंदोलन चलता है। इस खिलाफत आंदोलन का जो तुर्की के जो खलीफा थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उसी की मतलब उनका जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश का राज था, इसने मानने से इनकार किया कि उनको हम अपना प्रमुख मानेंगे खलीफा का पद ख़त्म करने के लिए। इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया और 1920 में अली बंधुओं द्वारा, इसमें महात्मा गांधी जी ने भी अपनी महती भूमिका निभाई, अपना सहयोग दिया। इसके बाद आती है घटना एक 1920 असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध, मतलब 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध जब होता है, होने के बाद जो खत्म होता है, अंग्रेज़ों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि भारत को युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम लोग भारत के सहयोग करेंगे और सहयोग न करने की वजह से महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। उसके बाद एक घटना होती है चौरी चौरा कांड 1922, 4 या 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी मिलता है बुक्स में, कहीं 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जैसी घटना होती है और इस चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, मतलब 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है और इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। और इस साइमन कमीशन में खासियत क्या थी कि इसका जो कमीशन था उसमें सभी अंग्रेज लोग थे, कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसको गोरों का कमीशन कहा जाता है। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन नारे दिए गए, पूरे भारत के लोगों ने विरोध किया। इसी विरोध की वजह से लाहौर में लाला लाजपत राय को पुलिस के द्वारा लाठी डंडों से पीटने से वो घायल हो जाते हैं और आगे जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़े हुए लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश जो सरकार है, जो ब्रिटिश राज है, इसकी ताबूत की कील साबित होगा। इसके बाद 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट, मतलब सुखदेव, राजगुरु और जो भगत सिंह थे उनमें से एक भगत सिंह थे जो कि भारत की जो आज भी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित आधुनिक काल में युवा लोगों के लिए प्रचलित हैं, वो सबसे ज़्यादा भगत सिंह है, क्योंकि इन्हें अपनी युवा अवस्था में ही भारत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। और उन्होंने 1929 में ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने का काम किया था। 1929 में एक घटना और होती है, लाहौर अधिवेशन होता है। हम जब अधिवेशन की क्लास पढ़ेंगे, अधिवेशन के पॉइंट्स देखेंगे, तो उस दौरान हम लोग पूरे पॉइंट टू पॉइंट 1929 का लाहौर अधिवेशन उसके बारे में देखेंगे। इसमें बताया भी गया आगे, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, वही लाहौर अधिवेशन 1929 का है। उसके बाद 1930 साबिने अवज्ञा आंदोलन, मतलब महात्मा गांधी जी का आप कोई भी आंदोलन देखेंगे तो उसमें एक आंदोलन करने का एक तरीका होगा, एक
सिस्टम होगा जिसके तहत वो अपनी मांग रखेंगे। किसी प्रकार का विरोध होगा वो भी एक संयमित ढंग से होगा, हिंसक नहीं होगा, अहिंसक होगा। तो उन्होंने इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनय के साथ हम अपनी जो अवज्ञा हुई है उसके लिए आंदोलन करेंगे। और इसके लिए दांडी मार्च, जो कि अभी अमृत महोत्सव के तहत दांडी मार्च का प्रोग्राम अभी पिछले दिनों चर्चा में रहा है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। इस दौरान महात्मा गांधी जी नमक तोड़ो आंदोलन, जो नमक कानून तोड़ो आंदोलन के भाग लेते हैं और इसमें 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। आगे हम लोग देखेंगे 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज का मतलब होता है, गोलमेज होती है इस इंग्लैंड लंदन में इसका कार्यक्रम होता था और इसमें जो भारत के जो प्रतिनिधि के रूप में जाते थे और वहाँ इंग्लैंड के जो प्रतिनिधि के रूप में आपस में बैठ कर के बातें होती थी एक गोलमेज पर। उसी के गोलाकार में बैठे रहते थे लोग, उसी को गोलमेज सम्मेलन कहा जाता। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। और ये तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है जो 1932 में हुआ था। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है और इसी के साथ ये तीनों गोलमेज सम्मेलन सफल होते हैं। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन है जो असफल रहते हैं, इसमें किसी प्रकार की सफलता हासिल नहीं लगती है। इसके बाद 1932 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, मतलब जो अंग्रेज़ों द्वारा जिस भी प्रकार की घोषणा की जाएगी इसमें विरोधाभास रहेगा। लोगों के लिए फूट डालने जैसी बात की जाएगी, सांप्रदायिकता की बात शुरू हो जाती है। अब 1932 में सांप्रदायिकता के तौर पर निर्वाचन होगा, मतलब मुस्लिम लीग के लिए अलग, मुस्लिम लोग हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन की प्रणाली अपनाई जाएगी और जो और भी विभिन्न समुदाय के लोग हैं उनके लिए अलग से। तो इसमें 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती। 1932 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। इस पूना पैक्ट के तहत इसी सांप्रदायिक निर्वाचन जो लेकर के जो इस पर महात्मा गांधी और इनके बीच समझौता होता है। आगे हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता दिलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आंदोलन है तो वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी जी ने ऐलान किया था डू और डाई, करो या मरो, मतलब भारत छोड़ने के लिए अंग्रेज़ों से आह्वान किया जाता है कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत 8-9 अगस्त 1942 को होती है और इस आंदोलन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का महात्मा गांधी जी नारा देते हैं। तो याद रखेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी इसी आंदोलन के दौरान देते हैं। 1942 क्रिप्स मिशन, स्टैनफोर्ड क्रिप्स 1942 में आते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे लोग अपने देश की स्वतंत्रता की, अपने संविधान की बात करने लगते हैं। तो इसी के क्रिप्स मिशन आता है। तो भारत को एक स्वतंत्र राज्य के लिए प्रयास बढ़ने लगते हैं। तो इसी के तहत ये लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के आयोग। तो इसी कड़ी 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं। उसके बाद 1943 आज़ाद हिंद फौज, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है और इस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले जो भारत के वीर सपूत थे सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अब इस जो आज़ाद हिंद फौज है महात्मा गांधी जी जो 1939 में इनका जो महात्मा गांधी से लेकर के विवाद हो जाता है। सूरत अधिवेशन में जैसे आप लोगों ने देखा फूट हुई, लखनऊ अधिवेशन में फिर कांग्रेस में समझौता हुआ। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन गांधी जी और उनके कुछ पक्षधरों के बीच विवाद होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लैक, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था, ये मिशन था कैबिनेट मतलब एक हमारे देश में एक संविधान सभा इसको बनाने के लिए, कैबिनेट के लिए।
और इस कैबिनेट के तहत भारत में कैसे संविधान बनेगा, संविधान सभा कैसे होगी, इस सब के लिए एक मिशन आया, कैबिनेट मिशन करके इसका नाम है। ये 1946 में भारत आया था। उसके बाद 1946 में संविधान सभा का भी निर्माण होता है। 9 दिसंबर 1946 को भारत की पहली बार संविधान सभा का बैठक होती है और इसी के साथ शुरुआत हो जाती है 1946 से भारतीय संविधान सभा की। 1946 में ही अंतरिम सरकार की भी स्थापना होती है और इस अंतरिम सरकार में कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य और भारत की जो कांग्रेस थी मिलकर के अंतरिम सरकार की स्थापना करते हैं। और अब वो वक्त आ जाता है जिसका हमारे देश के वीर जवानों ने सबने इंतज़ार किया था। वो वक्त आ गया 1947 का और 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन लॉर्ड लुईस माउंटबेटन घोषणा करते हैं और 1947 में भारत को स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। 1947 भारत स्वतंत्रता प्राप्ति अधिनियम लागू होता है और इसी के साथ भारत स्वतंत्र हो जाता है। ये थी हमारी 1905 आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो 1947 तक हमने महत्वपूर्ण विषयों पर देखी। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे जो प्राचीन समय से आधुनिक समय तक जो भी घटनाएं हैं उनको समराइज कर करके, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं जो डेट्स होती हैं, तिथि होती, जैसे कि मैंने आपको बताया भारत छोड़ो आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, ये सभी पॉइंट। तो हम लोग अभी अब कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे अगली क्लास में और कितने अधिवेशन प्रमुख थे, कौन कौन से एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है, कौन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन सब पर हम लोग अगली क्लास में वीडियो लेकर के आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।